नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की NCERT राजनीतिक विज्ञान की दूसरे अध्याय का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। परिचय। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उसके पारस्परिक अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। बीते 50 वर्षों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और उसमें कुछ विस्तृत भी हुआ है। मतलब इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन मौलिक अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों और राज्य नीति नेतृत्व में क्या अंतर है। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और उसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वे हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तो वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को भी गंभीर चोट पहुंचाई। उस पर आरोप था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 23 वर्ष से 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार 54 वर्ष का हिरासत में रहा और इस दौरान उस मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तो क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ वे काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? उसके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया। मचल लालुंग की बात हो रही है। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उसका उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है?
नागरिकों के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह ज़रूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन न कर सके। मतलब अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मैं समझ गया। अधिकारों का घोषणा पत्र वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें संरक्षित या सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और मौलिक अधिकारों को संज्ञा दी गई। ठीक है, जैसा नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका किसी के पास या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। तब इसे बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिणी अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र अब दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, इसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये सारे अधिकार वहाँ पर मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे भारत में भी कुछ मौलिक अधिकार और जोड़े जाने चाहिए थे। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं जो दोनों संविधान में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हों पर भारत में नहीं हो, उनकी भी बनाएं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। निहित माने जाते मतलब ऐसे अधिकारों की भी सूची बनाएं जो वहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब ऐसे माने जाते हैं कि इस अधिकार में वो निहित हैं। अब हम बात करते हैं अधिकारों की। तो पहला है समता के अधिकार। निम्न दो स्थितियों पर विचार करेंगे। काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? अब दोनों स्थितियां देखिए। पहला, स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र को नहीं। मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। टेलीविज़न की
दूसरा जो है स्थिति, टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे से समाचार पत्र न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अब हम बात करते हैं संविधान और भाग संख्या 3 मौलिक अधिकारों की। सबसे पहला है समता का अधिकार, जो 14 से 18 तक शामिल है। 14 में लिखा गया है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, ये दोनों ठीक। 15 लिखा गया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में लिखा गया है रोजगार के अवसर की समानता। 17 में लिखा गया है पदवियों का अंत, नहीं 17 में 18 में लिखा गया है पदवियों का अंत और 17 में लिखा गया है छुआछूत का अंत। तो ये 14 से 18 तक शामिल है। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, ये 14 में लिखा गया है। 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में रोजगार में अवसर की समानता और 17 में छुआछूत की समाप्ति और 18 में पदवियों का अंत। ये थे समता के अधिकार, समता यानी समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार हैं वो हैं स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के अधिकार को हम गिनते हैं 19 से 22 के अंतर्गत, ठीक। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार 19 के अंतर्गत आते हैं। 20 में आता है क्षमा कीजिएगा 21 में आता है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। और 20 में आता है अभियुक्तों और सज़ा पाए लोगों के अधिकार, ठीक। 21 में शिक्षा का अधिकार है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 21 में है ही। और 22 में जो है कौन सा अधिकार, 22 में अधिकार की बात यहाँ इन्होंने की नहीं है। अब देखिए ये थे स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ होगी। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर करने पर रोक, ये सारे अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात करें तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। इसके अलावा अल्पसंख्यक समूहों के लिए लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऊपर जो मैंने दो परिस्थितियाँ बताई, एक में जाति, दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं? ये सब केवल काल्पनिक हैं, भेदभाव होता ही नहीं वास्तव में, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। अब देखिए समता का अधिकार। समता का अधिकार ऐसे अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं वर्जित करता है। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले समाज में इन जगहों पर सबके साथ समान बर्ताव नहीं होता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के रूप में इसे समाप्त कर दिया गया है छुआछूत का अधिकार आर्टिकल 17 में। इस अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करता है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है और अवसर की समानता का मतलब? अवसर का मतलब तो क्या है, सार्वजनिक रोजगारों में हर तरीके में जो है अवसर मिले उसे, ठीक है, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ पर है गरिमापूर्ण जीवन जीने में जो है उसको समानता मिले, ठीक है। छुआछूत का अंत हो, ये सब समानताएं, ठीक है। अवसर की समानता करते हैं समाज के सभी वर्गों के समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती हैं। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा।
आपको संभव बताया आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। अब देखिए मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल 16 का चौथा क्लोज क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, तो ये 16 के अंतर्गत लिखा गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत चौथा क्लोज ये लिखता है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखते हैं तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। अवसर की समानता के लिए ही संविधान में आरक्षण का शब्द का उल्लेख है। आप एक न्यायाधीश हैं। आपको उड़ीसा के पुरी जिले में दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की सारी महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे सब उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन उठाने और बर्तन मांजने का परंपरागत कार्य करने को तैयार नहीं हैं। ये मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है। आप इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, आप कैसे तय करेंगे? आप इसमें सरकार को क्या आदेश देंगे? ठप न्यायाधीश हैं, मान लो हम न्यायाधीश है और इस तरह से उल्लंघन हुआ है तो ये जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। इसके आधार पे जो है उन्हें सख्त रूप से सुरक्षा और इस तरह से कृत्य करने वालों के प्रति कठोर दंड का प्रावधान करूँगा। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी कोई कानून है, उस कानून के द्वारा ही दैहिक स्वतंत्रता छीन ले सकते हैं, उसकी मृत्यु मतलब उससे फांसी वगैरह दे सकते हैं या किसी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता दे सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति, कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचे और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की ज़िंदगी ले सकता है? ये तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वे अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी ही नहीं मिलती बल्कि उसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। निवारक नज़रबंदी। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी व्यक्ति को उसकी आशंका होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला हो या और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उसको समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ है कि यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकती हैं। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती हैं। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।
प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार हैं, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए, जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध किसी अन्य के कारण इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकारों और निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास हैं। अन्य स्वतंत्रताएं, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं। इनमें से कुछ अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, निरंकुश नहीं है, मतलब आप इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करें तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर असंतोष जताया था। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है जो उस अधिकार को पूरी तरह से वापस ले लेता है। लेकिन मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। सोमनाथ लाहिड़ी का ये कथन है और ये संविधान सभा में वाद विवाद के समय उठा था। मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे काफ़ी कम अधिकार दिए गए और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध बनाया गया, उस अधिकार को पूरी तरह से वापस ले लेता है। ऐसा सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा वाद विवाद के समय खंडपीठ 3 के तहत बताते हैं। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर कुछ अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी हैं, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक वो उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं से बचाने का समुचित अवसर मिले। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को उक्त कानून के लागू होने से पहले किया गया उस पर अपराध घोषित नहीं कर सकता। मतलब मान लो कोई कानून लागू हुआ, उससे पहले कोई इसने अपराध किया और उसे पता ही नहीं था कि ये मैं कर रहा हूँ वो अपराध है भी या नहीं, तो उसके बाद बना कानून जो है उससे पूर्व के कृत्य पर लागू नहीं हो सकता। यानी कोई भी कानून किसी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपराध घोषित नहीं करता कोई भी कानून। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। वह साक्ष्य उसके खुद के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियों स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंध की मांग करती हैं? निम्न परिस्थितियाँ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती हैं, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध की मांग करती हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। यदि मतलब परिस्थिति जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार उस पर प्रतिबंध सही है तो आप तर्क जरूर दीजिएगा। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक है, शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में ज़बरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में ज़बरदस्ती प्रवेश के लिए जुलूस का आयोजन किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल। सैकड़ों आदिवासियों ने अपने परंपरागत अस्त्र, तीर कमान और कुल्हाड़ी के साथ एक सड़क पर जाम कर रखा है। वे मांग कर रहे हैं कि एक उद्योग के लिए अधिकृत खाली ज़मीन उन्हें लौटाई जाए। तो इस पर भी प्रतिबंध मतलब उनकी बात निवारण किया जा सकता है। इसका किसी जाति की पंचायत की बैठक ये तय करने के लिए बुलाई जाती है कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। बिल्कुल। चौथा जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये ठीक है, जाति की पंचायत जाति विवाह के बाहर के विवाह को लेकर के कोई कानून नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो संविधान का काम है ना।
वो क्या तय करेगा? संविधान बताए शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित, वंचित या लोगों के द्वारा उनके शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर, अन्य लोग धनी बंधुआ मजदूरी करवाते थे। अन्य धनी लोग जो हैं ज़मींदार, सूदखोर जो भी हो बंधुआ मजदूरी करवाते थे। लेकिन देश में अभी भी खास तौर से भट्टे में काम बंधुआ मजदूरी करवाई जाती हैं। अब इससे अपराध घोषित कर दिया गया है और ये कानून द्वारा दंडनीय है। इस फोटो में आप एक किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है? इस फोटो में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों किसी कारखाने, खदान या किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वालों को लोगों को या तो मार डाला गया या बेहोश कर दिया गया। वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय ले सकता है, वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच में अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती हैं तो समुदाय के लोग ये महसूस करते हैं कि यह उसके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती हैं। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म का परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय, लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह केवल हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करें। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमारा किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिक को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और पल मिलता है। खुद करें और खुद सीखें। आप अपने गांव या शहर में होने वाली सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों की सूची बनाएं। इनमें से कौन सी गतिविधियाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग दिखलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थितियाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है। ठीक, देश में किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे में अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस पर भेदभाव नहीं करेगी। उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का जो प्रबंध है वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है कि नहीं है। ठीक है, सरदार हुकम सिंह संविधान सभा वाद विवाद में क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वह देखें अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी हैं। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रहकर आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित होती जो अल्पसंख्यक के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूचना देना ही काफ़ी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हमें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भाग को इस आर्टिकल को संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, आर्टिकल 32 को। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति से सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। रिट को प्रादेश कहते हैं। ठीक है, मैं अपने मोहल्ले में तो अल्पसंख्यक हूँ पर शहर में बहुसंख्यक। भाषा के हिसाब से तो अल्पसंख्यक हूँ लेकिन धर्म के हिसाब से बहुसंख्यक। क्या हम सभी अल्पसंख्यक नहीं हैं? अब देखो, रिट जारी करते हैं वो कौन कौन सी रिट हैं और क्या क्या इसको समझते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हैं तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो फिर न्यायालय उसको आदेश जारी करता है। ठीक है, मतलब ये है कि आदेश तब जारी किया जाए तो न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो। इसके अलावा निषेध आदेश। जब कोई व्यक्ति निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती हैं तो उसके तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। निचली अदालत पर लिए निषेध आदेश हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उससे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रेट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकारी के कार्य करता है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है।
मानवाधिकार आयोग। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों के प्रयास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक, और किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहार रखने वाले 2 और। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक इसमें सदस्य जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी न्यायालय का उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य हो गए क्या? हाँ, बिल्कुल 4 सदस्य हो गए। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मतलब मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती रहती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाई न किया जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है। ठीक है, आयोग जो है उसको स्वयं को मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। संविधान निर्माता को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सभी नागरिकों में समानता लाना, इनका कल्याण करना सबकी बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने ये भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे नीतियों को भावी सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति हैं वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से लें। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की इस सूची को राज्य के नीति के निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर में भोजन की आदि सम्मिलित हैं। ठीक है,
ये सब भी पंचायती राज व्यवस्था में, ये सब भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इन संशोधनों से संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। ठीक, मौलिक कर्तव्यों की, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, नागरिक के रूप में हम संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? ऐसा अनुमान है कि भारत में 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के पास रात में सोने की जगह भी नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर हैं। सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर हैं जो जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती हैं। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र न मिल पाते हैं। निवास प्रमाण पत्र न देने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते हैं। इसके अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मरीज़ के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। इनमें एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से शहरों में आते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें। आपकी याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। इन बेघर लोगों के किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? आप सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे? नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों को प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करते हैं तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। ये समस्या तब पैदा होती है जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन ये सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार का मान्यता थी, इसके पीछे ये धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की ये मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय का तथ्य था कि मौलिक अधिकार जो हैं इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, इसके अलावा उद्देश्य हैं जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे अधिकार जिनके न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की मजदूरी, इसके अलावा आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा काम का अधिकार, इसके अलावा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नीतियाँ देखें तो समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, इसके अलावा उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये सारे जो हैं वो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब है यदि उसे किसी न्यायालय में लागू ही नहीं किया जा सकता? ये समस्या टकराने की समस्या, देखो नीति निर्देशक तत्व टकरा जाते हैं। ये समस्या तब पैदा होती है जब सरकार से जमींदारी उन्मूलन बनाने का फैसला किया, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब हम समझेंगे संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व व संरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में कुछ स्पष्ट कहा था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलिक
मौलिक अधिकारों और नीति निश्चित तत्वों के मध्य विवाद को लेकर केंद्र में यही मौलिक अधिकारों और नीति निश्चित तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को जो है संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। और ये जो जनता पार्टी की सरकार है 1978 में बनाती हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं रहती उसके बाद जो मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं तब ये ऐसा होता है। अपनी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने में क्या फ़र्क पड़ता है? इसने एक और भी जटिल विवाद को जन्म दिया। ये संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संविधान संशोधन में किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए निर्णय में से समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूलभूत या ढांचागत विशेषताएं जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती, इसे हम 9वें अध्याय में एक जीवन दस्तावेज के रूप में विस्तार से वहाँ पर पढ़ेंगे। भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम, बाल श्रम व पाबंदी के मामले में केंद्र राज्यों की नोटिस, वार्ड सदस्य खातून को दबाए, खातून को दबंगों ने कालिख पोत कर घुमाया, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई तो 2 बहादुर बच्चियों ने, डायन कहकर यातना देने वालों को अब खैर नहीं। ये सब इस तरह के अखबार में सुर्खियाँ चलती रहती हैं। कहाँ पहुँचे और क्या समझे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो अधिकार के घोषणा पत्र हैं और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पढ़ें। दोनों सूचियों में आपको कौन सी एक समान बातें लगती हैं? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान ने इन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र में क्यों रखा? मौलिक अधिकार घोषणा पत्र में क्यों रखा? यदि आपको एक नए राष्ट्र के लिए संविधान बनाना हो तो आप उसके लिए क्या सुझाएंगे? निष्कर्ष, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है। 1827 में इनका जन्म हुआ, 1890 में इनकी मृत्यु हुई। ज्योतिबा फूले हुए इनकी रचनाओं में इस बात की आरंभिक झलक दिखाई देती हैं कि अधिकारों में स्वतंत्रता समानता दोनों ही नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार और स्पष्ट हुआ, इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकतर सरकारों के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। प्रश्नावली, निम्न प्रत्येक कथन के बारे में बताएं, सही है कि गलत? अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन होता है। इसके अलावा अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लास्ट वाला गलत है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? अधिकार क्या होते हैं? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार? नहीं। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार? नहीं। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार? बिल्कुल। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? नहीं। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में आप बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। देखिए, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल जो हैं, कैबिन क्रू जो हैं, उसके ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई है, लेकिन कोई महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो ये तो गलत है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सहकारी नीतियों की आलोचना हुई है, तो इसमें क्या गलत है? एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। हाँ, ये ठीक है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर चलाती थी, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या देख पहले ये।
शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। सरकारी विश्वविद्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म के विश्वास से परिचित कराया जाए? नहीं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। इनको आरक्षित कर सकते हैं, ये हो सकता है। देखता हूँ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक ये मांग कर सकते हैं उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों? न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना उल्लंघन है कानून का, और वो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। न्यूनतम मजदूरी नहीं देना मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक, इसमें भी मौलिक अधिकार पर उल्लंघन नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भाषण तैयार करने पर रोक जो है ये मौलिक अधिकार पर उल्लंघन है। गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि नीति निर्देशों सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने प्रश्न का कारण बताएं। नहीं, ये तो गलत है, सहमत नहीं हूँ मैं उससे। मौलिक अधिकार जो हैं ज़रूरी होते हैं जीवन के लिए, नीति सिद्धांतों को भी लागू किया जा सकता है। अनेक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो जातियाँ पहले झाड़ू देने के काम लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा अवसर की समता जो है प्राप्त कराने में ये इनका उल्लंघन हो रहा है। एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भूखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चलता है कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दें। इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? ये अधिकार आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं? क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार के एक अंग है? इस अध्याय में उद्धृत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो इस पुष्टि में कुछ उदाहरण दें। यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। आपके अनुसार कौन मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इनके प्रावधानों में संक्षेप में लिखें, तर्क देकर बताएं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। चुनाव और प्रतिनिधित्व।